सुल्तानपुर नाम के गांव में जगपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। जगपति का दिमाग नए नए आइडिया से भरा हुआ रहता है, लेकिन उसे करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो यूं ही गलियों में घूमता रहता है। लगता है मुझे आज भी ऐसी बैठते बैठते दिन गुजरना पड़ेगा। ऐसे अपने आप में बातें कर रहे जगपति के पास पप्पू आता है और उससे ऐसे कहता है, लगता है तुम आज भी दिन बिना कुछ किए गुजरने के बारे में सोच रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया बात है, जैसे ही सुनकर तुम शायद मुझे इनाम भी दे सकते हो। ऐसी बात है तो बता दो ना पप्पू, शायद मैं तुम्हें सच में इनाम दे दूं, आज नहीं तो कल। पप्पू कहता है कि गांव के बाहर खिलौने लेकर जाने वाली एक ट्रेन को सामने वाला पुल टूटने की वजह से ट्रेन को सामान के साथ वहीं पर छोड़कर चले गए हैं और जगपति चाहे तो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। जगपति के लिए वो बात सच में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो सीधे उस ट्रेन के पास चला जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि इस बात का पता किसी को नहीं था। उस ट्रेन को देखते ही जगपति के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। आम का सीजन है, इसे एक मैंगो ट्रेन बनाकर एक राइड के अच्छे पैसे लूंगा, बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ऐसे कहते हुए जगपति कुछ दिनों की मेहनत से एक अच्छी मैंगो ट्रेन बनाता है और इसे बच्चों के लिए चलाने से पहले एक बार टेस्ट करके देखने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले ही एक बंदर उस ट्रेन में बैठकर ट्रेन को चला रहा था। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? आगे पुल टूटा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो, रुक जाओ। ऐसे कहते हुए भागकर जाकर किसी तरह से उस चलती हुई ट्रेन को रोक लेता है जगपति। उसके बाद से उस बंदर को अपने साथ रखकर हर मैंगो ट्रेन यात्रा पर उस बंदर को ट्रेन का इंचार्ज बनाता है। ऐसे कुछ दिन गुजारते हैं और जगपति की भी अच्छी कमाई होती है। एक दिन ऐसे ही पप्पू जगपति के पास आकर ऐसे कहता है, मुझे भी एक बार इस ट्रेन पर सफर करने दो जग्गू भाई, मेरा तो हक बनता है। कोई भी हो, 50 रुपए दो और यात्रा करो। लेकिन मैं तो वही हूँ ना, जिसने तुम्हें ये जगह के बारे में सबसे पहले बताया था और तुमने मुझे इनाम देने का वादा किया था। जगपति पप्पू की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और पैसे ना देने पर उसे वहाँ से भेज देता है। मुझे एक छोटी सी राइड नहीं दे रहे हो ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए पप्पू रात को चुपके से आकर ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर देता है। उसे ऐसे करते हुए वो बंदर देख लेता है और चुपचाप सुबह का इंतजार करता है। हर रोज की तरह जगपति आकर लोगों से टिकट के पैसे ले रहा था, लेकिन वो बंदर किसी को भी ट्रेन में बैठने नहीं देता है और अकेला ही ट्रेन लेकर निकल जाती है। ए, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? जिन लोगों ने टिकट्स ली है उन्हें बैठने तो दो। ऐसे कहते हुए जगपति उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बंदर नहीं रुकता, क्योंकि उस ट्रेन में ब्रेक्स ही नहीं है। ट्रेन सीधे जाकर खाई में गिर जाती है और बंदर भी उसके साथ चला जाता है। वो देखने के बाद वहाँ पर खड़े लोग डर जाते हैं। जगपति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अफसोस करते हुए भीड़ में से निकलकर पप्पू आता है। अगर कल तुम
मुझे वो राइड दे दे तो मैं रात को ब्रेक्स फेल नहीं करता और तुम्हारी ट्रेन और बंदर सेफ रहते। ये सब तुमने किया सिर्फ एक राइड के लिए? शायद मैं जितना लालची था तुम उतना ही जिद्दी। इसीलिए आज कुछ बुरा तो हुआ है, लेकिन बहुत बुरा होने से बच गया है। ऐसे कहते हुए जगपति अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है। उज्जवलपुर नाम के गांव में तंबू नाम का एक हाथी स्केटिंग करते हुए पूरे गांव में घूमता था। तंबू हाथी के साथ हागेमरू नाम का एक व्यक्ति रहते हैं। हागेमरू एक एनिमल ट्रेनर था, लेकिन वो जानवरों को गलत ट्रेनिंग दे रहा है कहकर उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो अब भी अपने हाथी को ऐसे ही काम सिखाता है। तंबू गांव गलियों में स्केटिंग करते हुए घूमता है और रास्ते में आने वालों को धक्का दे देता है। अरे वो देखो, वो हाथी फिर से मेरी तरफ आ रहा है। इसने पिछले हफ्ते ही मेरी कमर तोड़ दी थी। ऐसे कहते हुए राजपाल वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी स्केटिंग करते हुए आकर तंबू उसे धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है। हाय, मेरी कमर टूट गई रे बाबा। तभी पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ राजपाल का बेटा मैसूर नीचे उतरकर अपने पिता को अस्पताल लेकर जाता है। पिताजी, मैं भले ही एक डरपोक की तरह पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था, लेकिन इस धक्के का बदला लेकर रहूंगा मैं उस हागेमारू से। ऐसे कहते हुए मैसूर जाकर हागेमारू को खूब बातें सुनाता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर बात का जवाब बहुत गंदे तरीके से मैं क्या करूं कह देता है। हाँ, तुम तो यही कहोगे। खुद कुछ नहीं कर पाते हो, इसलिए जानवरों को उल्टे सीधे काम सिखाकर मासूम लोगों को परेशान करते हो। अच्छा, तो तुम लोग ये सोचते हो मेरे बारे में। 4 दिन बाद मैं एक स्केटिंग कंपटीशन रखूंगा। जिसमें दम है वो सब आ जाओ मुझसे और मेरे हाथी के साथ रेस करने के लिए। उसकी बात सुनने के बाद मैसूर वहाँ से चला जाता है और गांव में सबको ये बात बताता है। वो सिर्फ 2 लोग होंगे और हम सारे गांव वाले। हम में से कोई एक भी जीत गया तब भी वो लोग हार जाएंगे और उस पागल हाथी से पीछा छूट जाएगा। ऐसे कहते हुए मैसूर और कुछ गांव वाले स्केटिंग करने की कोशिश करते हैं और 4वें दिन तक ठीक ठाक सीख लेते हैं। प्रतियोगिता वाले दिन हागेमारू चालाकी दिखाकर रिमोट वाले स्केटिंग शूज पहनकर आता है और सबके साथ रेस लगाता है। सभी लोग कुछ दूर जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं और अब रेस में सिर्फ मैसूर, हागेमारू और तंबू हाथी ही रहते हैं। अच्छी कोशिश कर रहे हो मैसूर। हार जाओगे तब भी माफ कर दूंगा, गधे। हा 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 हा। ऐसे कहते हुए हागेमारू सबसे आगे निकल जाता है, तंबू हाथी से भी आगे। वो रेस खत्म करके दोबारा से चक्कर लगाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके रिमोट वाले स्केटिंग शूज रुक नहीं रहे थे। कोई तंबू हाथी से भी अच्छी स्केटिंग कर रहे। ये बात तंबू हाथी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो भी हागेमारू से तेज स्केटिंग करते हुए चक्कर लगाती है। वो देखकर राजपाल अपने बेटे से, ये दोनों कर क्या रहा है बेटा?
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मुझे भी कुछ भी नहीं आ रहा है पिताजी। देखते हैं आखिर ये दो नमूने कब तक ऐसे ही घूमते हैं। ऐसे कहते हुए सब लोग इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद तंबू हाथी और हागेमरू को चक्कर आने लगते हैं। हाथी को कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन हागेमरू इस तरह से चिल्लाने लगता है, बचाओ! कोई इन स्केटिंग शूज को रोको! मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। हागेमरू का शोर सुनकर तंबू हाथी उसे जोर से धक्का मारते ही हागेमरू मैसूर के पिता राजपाल के पैरों के पास जाकर गिरता है। तब राजपाल उससे ऐसा पूछता है, कैसा लग रहा है अपने ही हाथी से कमर तुड़वाकर? मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से सिर्फ अच्छी शिक्षा ही दूंगा।